समेशन क्या करता है, टुकड़ों को ऐड करता है। डिस्क्रीट सम टुकड़ों को क्या करता है, ऐड करता है, कौन, समेशन। और इंटीग्रेशन क्या है, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन को सम करने का काम करता है। जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन ये इसका जो बनेगा आपके पास कोस थीटा साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स जो भी है। और ई में लेने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय एनएल सर। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन, उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन बेहतर तरीके से सीखना है तो उसके लिए ज़रूरी है पहले आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से कवर करें। अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप पहले प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से डिफरेंशिएशन को अच्छे से न केवल सीखिए, फील भी करके आइए। उसके बाद में आप लोग अगर इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लोगरिथमिक फंक्शन ऐसे मैथमेटिकल टूल हैं कि इनसे रिलेटेड अगर आप लोग 5 to 7 फॉर्मूलाज को अगर रिमेंबर कर लेते हैं पर फंक्शन, तो आप लोगों के इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। लेकिन वहीं अगर आपका इनका कॉन्सेप्ट अगर एकदम से अच्छा हो तो उस टाइम पर आपके जो क्वेश्चंस की एक्यूरेसी का जो लेवल होगा वो अलग होगा और आपको पढ़ने में, सॉल्यूशंस करने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। ओके, अपन लोग इंटीग्रेशन को सबसे पहले मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे क्या है ये, और उसके बाद में अपने इसको अच्छे से फील करेंगे कि इंटीग्रेशन में अपने को करना क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इंटीग्रेशन को सिंपल वर्डों में डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसके बारे में, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग क्या है अगर अपन समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y = x³। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, आपने लिख दिया y' = 3x²। ये आपने इसका क्या किया है, डेरिवेटिव। क्या किया है, डेरिवेटिव। क्या मिला अपने को इसका डेरिवेटिव, 3x²। अब आप अगर इस 3x² का इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा वापिस, x³। आप अगर x³ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको वापस वही रिजल्ट वापस मिल जाता है। अदरवाइज मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिस चीज़ का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसका अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वापस अपने को जो क्वांटिटी है वो वापस मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आप इस रिवर्स फंक्शन को समझना चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले सकते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा आता है, पेपर को कट करता है और फर्श पर बिखेर देता है। वहीं बड़ा बच्चा आता है, सारों को कलेक्ट करता है, डस्टबिन में डालता है। छोटा बच्चा फिर से आया, डस्टबिन से निकाला, फिर से फर्श पर बिखेर दिया, बड़े वाले ने कलेक्ट करके अंदर डाला। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति विशेष उनको देख रहा होगा तो उनके बारे में क्या कहेगा कि एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं ये दोनों बच्चे। जैसा पहला करता है उसका ठीक उल्टा कौन सा करता है, दूसरा करता है। ठीक उसी तरह से अपने पास में दो बच्चे हैं, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। एक अगर तोड़ने का काम करता है तो वहीं दूसरा जोड़ने का काम करता है। ये तो बात हो गई सिंपली इनको समझने की कि है क्या। उसके अलावा जैसे आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, सबके साइन होते हैं, सबको लिखने का एक पैटर्न होता है। ठीक उसी तरह से जो अपना इंटीग्रेशन होता है उसको लिखने के लिए जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो यूज़ करते हैं अपन इस टाइप से। अब इंटीग्रेशन का यूज होता है समेशन में, सम करने में, इसलिए लोग कहते हैं कि ये एस के फॉर्मेशन में है। ठीक है, ये किसका साइन हो गया अपने पास में, इंटीग्रेशन का। यहाँ से अपन ने कोई फंक्शन लिया जो x का फंक्शन है, y क्या है, एक x का फंक्शन है। जैसे y = 3x², मतलब y किसका फंक्शन है, x का। वैसे हमारे पास f' कोई x का फंक्शन है। इसका dx के रेस्पेक्ट में जब अपन लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा f(x) + c। यहाँ f' को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेट। जो dx है उसे अपन लोग बोलते हैं इंटीग्रल वेरिएबल। इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर dx है। ये इसका रिजल्ट। और c जो होता है ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को अपन लोग आगे चल करके जब इंटीग्रेशन करना सीख लेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चंस जब अपन लोग करेंगे वहाँ इसको अच्छे से अपन लोग क्लियर करेंगे।
अब ये तो बात हो गई सिंपल एक बार समझने की कि इंटीग्रेशन क्या है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन लोग अच्छे से फील करते हैं इंटीग्रेशन है क्या, उसके बारे में मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ the region under a curve is called इंटीग्रेशन। आपने डेफिनेशन लिखी है कि जो हमारे पास में कोई दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अपन जो ग्राफ बनाते हैं, वो अगर ग्राफ हमारे पास में कर्व के टाइप का हो तो उस कर्व के द्वारा जो अपने अंडर में कवर किया जाने वाला जो एरिया होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे, इस कहानी तक पहुंचना है, इस डेफिनेशन का मीनिंग समझना है तो अपन लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमने एक ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप से, आपको बोला गया कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, इसके अंडर जो आने वाला एरिया है वो फाइंड आउट करो। आप लोग बड़ा ही इजीली इसे एक रेक्टेंगल मान करके लेंथ इनटू विड्थ की हेल्प से ये एरिया कवर कर लेंगे, बता देंगे इतना एरिया है। इसी की जगह अगर आपके पास में मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ मिल जाता और आपको बोल दिया जाता कि अब इसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है वो बताइए, ये भी अपन लोग बता देते इजीली। ठीक है, अपने पास में ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली ये एरिया कवर कर लेंगे। लेकिन इसी टाइम पर अगर अपने पास में एक ऐसा कर्व मिले, मान लीजिए ऐसा मिल गया अपने को कोई, और अब बोल दिया कि इसके अंडर आने वाला जो एरिया है वो फाइंड आउट करके बताइए, किसके अंडर, इसके अंडर आने वाला ये एरिया है। अब ये आपको ऐसी कोई शेप नहीं दिख रही होगी जिसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो और अपन लोग अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोगों को एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे? इसका एक सिंपल सा तरीका है, अपन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। छोटे टुकड़ों में कैसे काटेंगे? इस तरह से इसको इक्वली डिस्टेंस के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अब अपन इस बात को समझते हैं कि अपन ने इसको छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। तो मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल दिया हुआ है, अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं और उसको अगर देखते हैं तो क्या उसकी शेप भी आपको एक सर्कल के जैसे दिखती है या फिर एक स्ट्रेट लाइन के जैसा कुछ फील होता है? तो आपका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। बस उसी चीज़ को माइंड में रख करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि हम इसको एक कंप्लीट क्या मान लेंगे, रेक्टेंगल मान लेंगे और इसका एरिया फाइंड आउट करके इसका सभी का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इन जितने भी अपन लोगों ने स्ट्रिप्स काटी हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना लेंगे अपन लोग? डेल एक्स लेंगे। ओके, तो यहां से अगर मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया इज इक्वल्स टू, मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ जो y की वैल्यू है ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये अपने पास में है y1 और सबका जो अपने पास में स्ट्रिप काटी है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? डेल x। तो y1 डेल x प्लस y2 डेल x प्लस y3 डेल x, ऐसे आगे तक चलता जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया इज इक्वल्स टू, मैं इसकी जगह लगा देता हूं समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n। मान लीजिए n तक चल रहा है, y की n वैल्यूज अपन ने ली है तो यहाँ से 1 to n और इसको लिख दिया yi डेल x। i की वैल्यूज आप पुट करते जाइए और n तक सबको बाद में लास्ट में ऐड कर लीजिए। आपके पास एरिया आया या नहीं आया? आपने कहा बिल्कुल यार ये काम तो समेशन से हो गया। फिर ये बेवजह की बात लिख रखी है कि किसी कर्व के नीचे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन। मतलब ये तो गलत बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप काटी, आपने इसको स्ट्रेट लाइन माना है, लेकिन आप फिर भी देखिए अगर अपन इसको इस तरह से देखते हैं तो इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है, नहीं बच रहा? डेफिनेटली बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया है कि इसके नीचे जो कवर किया गया एरिया है वो इतना है, इसमें कहीं ना कहीं एरर है। अगर आप इस एरर को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? ये जो ऊपर वाला एरिया है जो बचा है इसको अपने को कम करना पड़ेगा। इसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप इसकी और छोटे स्ट्रिप कट करें।
और छोटे स्ट्रिप कट करेंगे तो आपके पास में जो एरिया होगा वो और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा रह रहा है वो। तो अपन कह सकते हैं कि अगर अपन लोग डेल एक्स की वैल्यू को कम करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर एकदम एक्यूरेट चाहिए तो डेल एक्स का लेवल कम नहीं, डेल एक्स की जो वैल्यू है वो अपन लोग अप्रोक्सीमेट कितनी कर देंगे, 0। बहुत कम का मतलब पहली लाइन यहाँ तो दूसरी लाइन इसके ठीक टच में, इनके बीच का गैप अप्रोक्सीमेट इक्वल कितना है, 0 है। और जब हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल 0 हो तो उसे अपन लोग क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, dx। और इस सिचुएशन के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं नई क्वांटिटी जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और हम लोग इसका एरिया कैसे बताते हैं, इंटीग्रेशन y dx। अगर लिमिट की वैल्यू मान लीजिए आप यहाँ पर x का मान x1 है और यहाँ x का मान x2 है, या आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए यहाँ a है और यहाँ क्या है अपने पास में b है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसकी लिमिट लगा देंगे a टू b। हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, a से b के बीच में हमारी जो कर्व की लाइन है वो कैसी है, वो डिपेंड कर रही है अपने y के ऊपर। अब कई बार देखो बच्चों की कन्फ्यूजन हो जाता है, या फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन को पढ़ा था तब मेरे भी एक छोटा सा कन्फ्यूजन हुआ था कि यार अपने पास में dx है, ठीक है, dx क्या है, इसकी विड्थ है, y है, यही चीज़ अपने पास यहाँ है और यही चीज़ यहाँ है, तो हमने इस समेशन को क्यों डिफाइन न करके इस इंटीग्रेशन को क्यों डिफाइन किया है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो आप देखिए, अगर आप ऐसी लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो न जाने आपके पास में कितने पार्ट्स इसके अंदर बन जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। लेकिन इसी जगह अगर अपन इंटीग्रेशन की बात करें तो साहब इंटीग्रेशन है वो प्रॉपरली ऐसे कवर करता है, इसको एकदम कवर करता है, कोई डिस्टेंस इनके बीच में नहीं रहता है, टच टू टच। आपको लाइनें दिखाई नहीं देगी, आपको एक कवर्ड पूरा का पूरा एरिया दिखाई देगा। इसलिए अपन लोग इस समेशन की जगह क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। फिर एक और मुद्दे की बात, ये चीज़ लिखने के बाद में भी एक डाउट मन में रहता है कि चलो ठीक है, ए से बी के बीच में जितनी भी स्ट्रिप अपन काटेंगे उन सभी की विड्थ कितनी होगी, dx 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 dx। चलो dx में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने तो यहाँ y लिख दिया और y का मान तो भाई साहब लगातार बदल रहा है। हमने तो यहाँ क्या लिख दिया, y लिख दिया। y तो एक फिक्स क्वांटिटी हो गई यार, आगे चल करके तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलो चौड़ाई तो अपने पास में dx रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है a से b के बीच में, लेकिन ये y तो चेंज हो जाएगी ना। तो बस यही थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि y यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी नहीं है, y एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे x का मान बदलेगा वैसे वैसे इस y का मान भी बदल जाएगा। भाई अपने पास एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इसको लिख दिया, विड्थ इसको लिख दिया। तो ये जो लेंथ की वैल्यू है वो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, मैं कह सकता हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे किसकी वैल्यू चेंज होगी, y की। फंक्शन ऑफ x का मान लीजिए ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ कर रखा है उसके लिए हो सकता है हमारे पास जो इक्वेशन हो वो हो x² + 2। अब आप x की वैल्यू 0, 1, 2 पुट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो उस सिचुएशन के अंदर अपने पास में एक ऐसी लाइन बनेगी, और कोई भी लाइन बनी हुई है ग्राफ की तो डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन होगी, और उसमें जो y होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, x पर, और x पर डिपेंड कर रहा होगा y पर। तो यहाँ से ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भैया x तो यहाँ से यहाँ सब जगह सेम है, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। और हमने चेंज करते हुए लिखा है, y कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है। ये मुद्दा है सारा का सारा इंटीग्रेशन का। अगर एक और अपन लोकल लैंग्वेज की हेल्प से अगर समझना चाहें या लोकल एग्जांपल से समझना चाहें कि समेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इतना बड़ा कंटेनर है, वो पानी से भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। आप इसमें से एक गिलास पानी भरते हैं, बाहर निकालते हैं, जो नई सरफेस आपको देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी। फिर एक गिलास और निकालते हैं, सरफेस का लेवल ऐसे करते करते डिक्रीज होते होते इसमें से पानी हो जाता है ख़त्म, आपने बना दिया। लेकिन इसी टाइम पर अगर आप यहाँ एक नल लगा देते और उस नल को ऑन कर देते तो यहाँ से जो पानी जाता उसकी सरफेस अगर आप देखते तो क्या आप लोगों को इस तरह से टुकड़े दिखाई देते, या फिर एक कंप्लीट कवर्ड सरफेस दिखाई देता आप लोगों को कि हर जगह ये सरफेस आया है। ऐसे नहीं सीधा यहाँ से यहाँ, नहीं, हर जगह ये सरफेस आया है और इसने पूरे को कवर किया है। कंटिन्यूस फंक्शन मिलता आपको, कैसा फंक्शन मिलता, कंटिन्यूस। तो देखो समेशन और
जो इंटीग्रेशन उसमें ये डिफरेंस है। समेशन क्या करता है, टुकड़ों को ऐड करता है। डिस्क्रीट सम टुकड़ों को क्या करता है, ऐड करता है, कौन, समेशन। और इंटीग्रेशन क्या है, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन को सम करने का काम करता है। जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन ये इसका जो बनेगा आपके पास, ऐसा एक कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा आगे से आगे लास्ट तक। ओके, मे बी यहाँ से आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब अपन लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन है इसके टाइप कितने हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन के मेनली 2 टाइप हैं। इंटीग्रेशन के कितने टाइप हैं अपने पास, 2 टाइप हैं। कौन कौन से, एक तो होता है देखो डेफिनिट, और एक अपने पास में है इंडेफिनिट। जो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ डेस ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है डीएक्स के रेस्पेक्ट में, और अपने पास में इसका इंटीग्रेशन आ जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास में क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमें लिमिट की वैल्यू ना दी गई हो, वो है इंडेफिनिट। और जिसमें हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो ए टू बी एफ डेस ऑफ एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा डीएक्स के रेस्पेक्ट में, वो अपने पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ प्लस में कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। और इसमें क्या आएगा, लिमिट ए टू बी। अब आप लोगों को क्या करना है, एक्स की जगह पहले बी पुट करना है, माइनस उसके बाद में एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए। और ये आपके पास में क्या जाएगा, रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या है, बी माइनस ए का मीनिंग क्या है कि आपने फाइनल पॉइंट कहाँ लिया, यहाँ तक का एरिया, माइनस इनिशियल पॉइंट ये था, इसमें से ये हटा दीजिए, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो ये वाली होगी जो अपने को फाइंड आउट करना था। ओके, ये 2 टाइप्स ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन है। तो अपन लोगों ने इंटीग्रेशन को मैथमेटिकली भी समझा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इन टर्म्स को बोलते हैं, और उसके अलावा इसका एक फिजिकल मीनिंग भी समझा है अपन ने। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद में अपन लोग कुछ सूत्र और क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे, और उनकी बेसिस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ी बेनिफिशियल बात क्या है अपने लिए कि अगर किसी को डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो उसको इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा अपन लोग जब क्वेश्चंस को करेंगे तब फील भी करेंगे, और इन क्वेश्चंस के साथ आपको मैं समझा भी दूंगा। फिर उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन होता हो, कुछ लिमिटेड फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन होता है, और उनसे भी उनमें कुछ अपने इम्पोर्टेंट जो थे वो अपन ने यहाँ पर लिखे हैं। अपन एक एक फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे और उसके बेसिस पर अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास में x⁴n dx, यानी x⁴n का आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो उस कंडीशन में आपके पास में इंटीग्रेशन आएगा x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है, बट n इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए -1। अगर आप लोग मान लीजिए आपके पास -1 वैल्यू होती है n की, तो आपके पास -1 + 1 कितना बन जाएगा, 0। नॉट डिफाइंड सिचुएशन आ जाएगी आपके पास में। तो ऐसी कंडीशन में अगर -1 हो तो क्या करें, तो उसके लिए आपके पास में है 1/x बन जाएगा। अभी माइनस है, अगर n की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, 1/x dx, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, log x। अब अगर यहाँ log x लिखा हुआ है तो आपको ये याद नहीं करना कि किसका फॉर्मूला है, सीधा बोल दीजिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो सिंपल है कि किसका इंटीग्रेशन होगा, 1/x का। ऐसे आप लोग इनको एक दूसरे के अपोजिट करके समझ सकते हैं। अपन समझते हैं पहले कि कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या है वो देखते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको इंटीग्रेशन करना है x⁴ dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आप यहाँ देखिए आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे और अपने पास वैल्यू आ जाएगी x⁴ +1 अपॉन 4 + 1, प्लस में क्या लिख देंगे c। तो हमारे पास आ जाएगा x⁵ 5/5 + c। ओके, अब एक बार अपन लोग स्टार्टिंग वाला लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 3x² का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस x³ बन जाता है। कैसे बन जाता है देखते हैं। अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 3x² dx,
अपन लोगों ने तो यार x का अगर ऊपर कोई पावर लगी हुई हो तो उसका इंटीग्रेशन सीखा है, ये मल्टीप्लाई में 3 आ गया तो क्या करें। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो आप उसको सीधा कहाँ निकाल सकते हैं, बाहर, उसका कोई इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है। तो अपन लोग क्या करते हैं, इस 3 को तो आउटसाइड ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाता है x² dx। अब 3 यहाँ पड़ा है, पावर कितनी है 2, यानी n की वैल्यू 2, तो आपके पास में जाएगा x² 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका इंटीग्रेशन होगा x² 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, ये c इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आपके पास फिर भी क्या आएगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, तो मैंने इसको अलग से क्या लिख दिया है, c लिख दिया है। यहाँ से अपन ने लिखा 3x³ 3 अपॉन 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, x³ 3। यही अपन लोगों ने कहा था कि अपने पास में अगर 3x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, वापस x³ आ जाता है। ओके, अब अपन लोग अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें इसके अंदर, तो मान लीजिए आपको दे दिया कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, x² + x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो बड़ा सिंपल काम है, आप ये ब्रैकेट है इसको ओपन कीजिए, प्रत्येक के साथ dx को मल्टीप्लाई करो और ये जो अपना इंटीग्रेशन का साइन है वो सबके साथ अप्लाई करो, सिंपल हो जाएगा। ये 3 टर्म्स में मिलेगा अपने को। फर्स्ट में आएगा x² dx, सेकंड में होगा अपने पास में x dx, थर्ड वाले में अपने पास में होगा 1 dx। ओके, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² 2 + 1 अपॉन 2 + 1, फिर आगे वाले के लिए x² अगर कुछ नहीं लिखा हो मतलब 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, फिर उसके बाद में आगे। अब इस बार ये हुआ कि अपने पास तो x की कोई पावर दी हुई नहीं है, यहाँ पर तो 1 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 = x² 0। x की पावर में कितनी पुट कर सकता हूँ यहाँ, 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² 0 + 1 अपॉन 0 + 1, प्लस में कॉन्स्टेंट लगा दिया मैंने c। ओके, यहाँ से अपने पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x³ 3 अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2 प्लस x प्लस c, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि जो सिंपल बोल सकता हूँ 1 × dx मतलब सीधा सीधा dx, तो आपके पास जो dx होता है उसका इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है, x प्लस कॉन्स्टेंट c। अगर इसी की जगह dy होगा तो क्या मिलेगा, y प्लस में c। इसी की जगह अगर आपके पास में z होगा तो क्या मिलेगा, z प्लस c। ओके, मे बी आपने इस बात को समझा होगा। दूसरा फॉर्मूला है, उसके लिए हमने आपको बता दिया कि 1/x dx = क्या आएगा, log x। कैसे आएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अब मैंने इस तरफ वाली टर्म को छिपा लिया है। अब आप मुझे बताइए कि ex किसका फॉर्मूला होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन करने से आपको क्या मिलेगा, ex, तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला किसका है, ex का। अगले वाले में देखिए आपके पास लिखा हुआ है -cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। उसके आगे किसका चिन्ह लगाओ, फिर से माइनस का, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, sin x, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, sin x का। बिल्कुल किसका है, sin x का। ठीक ऐसा ही आप यहाँ तक की सीक्वेंस में देखेंगे तो ये काम चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अपने को बोल दिया गया कि cos x का इंटीग्रेशन करो, आपने बता दिया साहब cos x का जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास में आएगा sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा अपने पास, sin x। इसी टाइम पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेंज करके दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भैया जी आप लोग फाइंड आउट कीजिए cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो मैंने डिफरेंशिएशन के केस में बताया था कि अपन ने यहाँ देखो 2x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ना वहाँ कोई फॉर्मूला पढ़ा था। अगर 2x आ जाता है तो डिफरेंशिएशन में cos का बिहेवियर वैसे ही रखो जैसे cos थीटा का होता है, सिंपल। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x। फिर उसके बाद में जो x का मल्टीप्लाई होता है उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, इसकी जानकारी भी अपन लोगों ने वहाँ पढ़ी थी। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, इसको x मान करके इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर उसके बाद में जो x का मल्टीप्लाई हो उसमें डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई किया जाता है और इंटीग्रेशन में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों के पास में जो इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो देखो cos का क्या होता है, sin 2x की जगह 2x, और अगर
x का मल्टीप्लाई 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, प्लस में आ गया c। ये इसका क्या मिलेगा आप लोगों को, सोल्यूशन मिलेगा। अब चलो इसको देखते हैं कि आखिरकार अपन ने यहाँ 2 डिवाइड में क्यों लिख दिया, इसका रीज़न क्या है। बड़ा सिंपल है इसका रीज़न। देखो आपके पास है cos 2x dx। क्या मैं यहाँ मान सकता हूँ, लेट अस एज्यूम दैट 2x इज इक्वल्स टू t, ये मैंने मानना है। अब मैं इन दोनों साइड्स का एक बार समझना इस बात को, बेसिकली आप मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे, फिजिक्स में तो इसका कहीं आपके यूज ही नहीं होगा। ऐसे ही हाई लेवल के डिफरेंशिएशन आपके चलेंगे ही नहीं, इंटीग्रेशन भी नहीं चलेंगे। तो इसमें तो एकदम कॉमन चलता है, लेकिन कोई मैथ्स का बच्चा है तो वो एकदम अच्छे से इसको फॉलो करे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऐसे चलने वाले हैं। ये तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा बेसमेंट है उसका। तो 2x को आपको क्या मान लेना है, t मान लेना है। माना है अपन ने t। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में, सॉरी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 ऐसे रहने दो, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, x का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन dt, और इस तरफ dt अपॉन dt का क्या बन जाएगा 1। t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ये dt को आगे की ओर भेजो तो आपके पास में आएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt, और dx इज इक्वल्स टू आपके पास क्या रह जाएगा dt अपॉन 2। ये मैंने क्यों किया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ मान रखूंगा कौन कौन से, एक तो dx का और एक 2x का। तो मेरे पास नया इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, cos 2t की जगह 2x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा t, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 1/2। तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको निकाल देते हैं हम लोग बाहर, और अब अपने पास में क्या है cos t dt। अब ये बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहेंगे साइन, तो आपने लिख दिया 1/2 साइन t प्लस c। हमने t की वैल्यू क्या मान रखी है बताओ 2x, तो अब वो यहाँ पुट कर दो तो आपके पास आया 1/2 साइन 2x प्लस c। अब देखें ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन दोनों मैच होता है या नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। एक सिचुएशन आपको थोड़ा सा मैं और आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एक सिचुएशन और देता हूं। मान लो आपको दे दिया एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कीजिए 1/2x प्लस 1, 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहां जाकर के कहानी बुरी तरह फंस जाती है कि यार 1/x होता तो मैं यहाँ log x कर देता, अगर कुछ और होता तो देखते, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ा सिंपल तरीका है, आप लोगों को क्या कर लेना है, सबसे पहले जो 2x प्लस 1 है इस पूरे को x मान लेना है कि सारा का सारा क्या है x है। आपने सारे को x माना और उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। x मानने पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log बेस e, और x माना है x है नहीं, x की जगह कितना है 2x प्लस 1, ऐसे कैसे लिख दीजिए प्लस में c। अच्छा, साथ में आप एक चीज भूल रहे हैं कि x का जो मल्टीपल है वो कितना है 2, 2 से क्या करना होगा अपने को डिवाइड, तो 1/2। सॉल्यूशन आएगा हाफ log विद बेस e 2x प्लस 1 प्लस c। अब अगर आप जानना चाहें, मैंने तो वैसे बता दिया कि जो मल्टीपल होता है उससे डिवाइड करना है, लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं हुआ कि भाई ये इस बार तो नहीं आ सकता, अपन चेक कर लेते हैं। वही प्रोसीजर, हम 2x प्लस 1 को मानेंगे t, क्या मानेंगे यहाँ पर t। फिर उसके बाद में हम दोनों साइड करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो 2 का 2 रह गया dx अपॉन dt। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 1 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, और ये हो गया अपने पास dt अपॉन dt। तो इसका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो अपने पास आएगा 2 dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 2 dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा dt, और ये 2 भी अगर आगे चला जाए तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब आप क्या करो, ये वाली वैल्यू ऊपर पुट करो। ऊपर पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो देखो 1/2x प्लस 1, इसको क्या मान लिया हमने t। dx बराबर क्या है अपने पास में dt अपॉन 2। अब इस 1/2 को मैं यहाँ लिखूँ, चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन के अंदर सिंपल सा काम 1/2 एज इट इज पड़ा है, 1/t dt। भाई कोई जरूरी नहीं है आपको 1/x dx लिखा हुआ मिले, 1/y dy मिल सकता है, 1/t dx dt मिल सकता है। तो इस कंडीशन में वही बन जाएगा अपने पास में log ऑफ t प्लस c, बेस में e रखना है अपने को, 1/2
log विद बेस e और t की वैल्यू 2x प्लस 1 प्लस में क्या लिख दीजिए c। अब रिमेंबर रखने वाली बात ये है कि log बेस e को अपन लोग ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आपको मैथ्स की बुक में काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। अब ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, यहाँ भी बता रहा हूँ कि log विद बेस e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं। ओके, एक बार आप इनको जल्दी से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट करो, उसके बाद में अपन लोग आगे की कुछ और चीज़ें हैं उनको समझते हैं। अब देखो अपने पास ये तो एज इट इज हो ही रहे हैं, एक लास्ट में अपने पास में आ गया लिमिट वाला। एक लिमिट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो अपने को पता चल जाएगा कि लिमिट वाले में यानी डेफिनेट में और इनडेफिनेट में कितना डिफरेंस है। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, लिमिट की वैल्यू दे रखी है 2 to 3 और ये है dx। इंटीग्रेशन का वही मेथड, फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करो। पावर कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 2, तो सीधा अपन क्या लिखेंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 1, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक। फिर उसके बाद में आपने लिखा x³ अपॉन 3 2 to 3। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल x की जो वैल्यू है वो कितनी पुट करनी है 3। x की वैल्यू अपने पास में क्या है 3³ अपॉन 3, माइनस का साइन लगाओ उसके बाद में, और उसके बाद x की वैल्यू कितनी पुट करो 2³ अपॉन 3। ये 3 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो अपने पास रहेगा 3/2, यानी अपने पास में वैल्यू कितनी रह गई 9 माइनस 8/3। एलसीएम ले लिया 3, ये हो जाएगा 9 × 3 माइनस 8। तो यहाँ से अपने पास में जो सोल्यूशन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 19/3। ये अपने पास में क्या मिल जाएगा सोल्यूशन। लिमिट वाले क्वेश्चंस को ऐसे करना है, सेम एज इट इज जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आपने किया है वैसा ही इसमें करना है। केवल जो आपको लिमिट की वैल्यू दी हुई हो ऊपर वाली लिमिट को पहले रखना, फिर माइनस का चिन्ह अप्लाई करना और उसके बाद में दूसरी लिमिट रख देना। ये काम किसका था अपने पास में, लिमिट वाले क्वेश्चन का। उसके अलावा अपने पास में कई बार क्वेश्चंस के अंदर मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वांटिटी आपको मिक्स में दे देता है। अब तक अपन लोगों ने एक ही क्वांटिटी के ऊपर ही चर्चा की है, लेकिन अपने को अगर अगला 2 चीज़ें दे दे तो एक को मानना है u और एक को मानना है v। लेकिन आपको आदत खराब है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में किसी को जिसको मन किया उसको u मान लिया और जिसको मन किया उसको v मान लिया। लेकिन यहाँ u और v का सिलेक्शन करते वक्त आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं, इसको अपन लोग अगर अलग नाम से देखें तो पार्ट के द्वारा अपन क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। u और v किसके रेस्पेक्ट में करो, dx के रेस्पेक्ट में। देखो सबसे पहले आपको u को एज इट इज रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट का चिन्ह, u का करो डिफरेंशिएशन और अंदर v का करो इंटीग्रेशन। इनका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का dx के रेस्पेक्ट में फिर से क्या करो इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ u और v, u किसको माने और v किसको माने। मान लीजिए आपके पास में 2 क्वांटिटीज लिखी हुई है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को। आपके पास में लिखा हुआ है x cos x मान लीजिए, या अगर इसकी जगह sin x लेना चाहो तो sin x ले लेना dx। ठीक है, अब एक को मानना है u और एक को मानना है v। उसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जिसका नाम है ILATE। आइलेट नाम से जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जैसे आई के अंदर आप लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स आ जाए आपके पास में कोस इनवर्स एक्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो आएंगे आई के अंदर। मैं बता क्या रहा हूँ एक बार अच्छे से समझेंगे, उसके बाद यू वी कैसे मानना है वो भी समझाऊंगा। एल का मतलब होता है लोगोरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स वाई जेड 1 2 ये सारे एक्स वाई जेड 1 2 ये सारे के सारे। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अपने को क्या लेना है, साइन थीटा कोस थीटा साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स जो भी है। और ई में लेने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है,
आपको ये फॉर्मूला देखना है। दो क्वांटिटी लिखी हुई है x और cos x, ठीक है। x तो है अलजेब्रिक फंक्शन और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए कि पहले x y z अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपने कहा फॉर्मूले में पहले क्या आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं। अगर अलजेब्रिक फंक्शन पहले आते हैं तो आप x को मानो u और cos x को मानो v। तो हम लोगों ने मान लिया साहब ये तो है अपना u और ये है अपना v। अब अपन जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला है, वो कहता है कि इसका जब आपको इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, u को एज इट इज रखना है। u का मीनिंग x को एज इट इज रखिए, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और जो v है उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। v क्या है, cos x। इस cos x का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। फिर माइनस का साइन लगाओ और एक इंटीग्रेशन का साइन लिखो, फिर ब्रैकेट बनाओ। u का करो डिफरेंशिएशन, ये क्या लिखा हुआ है, u का करो डिफरेंशिएशन d/dx। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगाओ अंदर, फिर उसके बाद में v का करो इंटीग्रेशन। v क्या है, cos x। इसका क्या करो, इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट को कर दिया बंद। अब अपन लोग देखते हैं कि x cos x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा। cos x का क्या आएगा, cos x से अपने पास में क्या आएगा, sin x। देखिए जरा cos x का क्या है अपने पास, sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन करने पर वापस क्या मिल जाता है, cos x। तो डेफिनेटली यहाँ अपने पास में आ जाएगा sin x, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, dx/dx का मान कितना हो जाएगा, 1। ये कितना हो गया अपने पास में, 1। कितना हो गया साहब, 1। और cos x dx, इसका वापस क्या हो जाएगा अपने पास में, sin x। क्या बन जाएगा, sin x। और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर dx लगता है, सॉरी वो अपने लगा दिया dx। अब 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बच गया अंदर sin x। अगर अपन इसको सोल्व करें तो x sin x माइनस का साइन बनाया। अब अपने पास में क्या है, sin x dx। आपको क्या करना है, sin x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। माइनस cos x आएगा और बाहर भी किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ गया cos x। तो ये किसका इंटीग्रेशन निकाला आप लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, 11 नंबर वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। अब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनके लिए इंटीग्रेशन मोर देन इनफ हो गया, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैथ्स के कुछ बच्चे हैं उनके लिए अपन लोग 1-2 क्वेश्चंस और भी करते हैं अच्छे। आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप इनको तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं मैथमेटिक्स के लिए। बड़े ईजी क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप पहले खुद से ट्राई करना और उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा अगर आपसे नहीं होगा उस सिचुएशन में। क्वेश्चन है आपके पास में 3x² अपॉन x³ + 1 dx, और अपने पास में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करो 3x² अपॉन x³ + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। चलो करते हैं स्टार्ट। अपन ने देखा कि यार ऐसा तो अपन ने कोई नहीं पढ़ा, इसमें तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ही वैल्यूज दे दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है ऐसी सिचुएशन के अंदर, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को देखो। आपके 11th-12th क्लास में इसी लेवल के आते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का अगर आप t मान लोगे तो ऊपर वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को x³ लेट अस एज्यूम x³ + 1 = t। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए अपने पास में क्या आएगा, d/dt x³ + 1 का क्या हो जाएगा 0 और सामने t का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3x²। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो यही काम खत्म हो गया। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अब आप लोगों ने पहले तो पावर का किया, वो कितना हो गया 3x²। अब यहां पर अगर नीचे x होता तब तो यहां तक काम चल जाता,
लेकिन नीचे क्या है t, तो आप लोगों को पास में क्या लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt। जब नीचे x होता है तब भी dx अपॉन dx लिखना पड़ता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है t और x क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो नहीं सकता। तो 3x स्क्वायर और dx, x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt अकॉर्डिंग टू चेन रूल। मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए स्पेशल है, ठीक है। उसके इक्वल में हमारे पास में कितना है 1। ये dt अगर आगे की ओर चला जाए तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर दौड़ के जाइए, 3x स्क्वायर dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इसको लिख लेते हैं dt और अपन अपोन में क्या लिख लेते हैं, x³ प्लस 1 को t। ओके, यहां से अपने पास में देखो फॉर्मूला 1 अपॉन t, dt का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास में, log विद बेस e t प्लस c। यहाँ से अपने पास में बन जाएगा log विद बेस e और t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, x³ प्लस 1 प्लस c। ये आपको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा किसका, इस 3x स्क्वायर अपॉन x³ प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि log x जो होता है उसका इंटीग्रेशन करो, log x का इंटीग्रेशन करो। तो ऐसी सिचुएशन में अपन लोग क्या करें, log x का तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो एक स्पेसिफिक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि हम यहाँ ये मान लेंगे कि एक तो है 1 और दूसरा है अपने पास में log विद बेस e और x, साथ में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर dx। ठीक है, आप जानते हैं आइलेट वाला फॉर्मूला ILATE। अब आप यहाँ देखिए कि लोगोरिथमिक फंक्शन, उसके बाद में 1 जो है वो किस में आता है, अलजेब्रिक फंक्शन में, और l क्या है, लोगोरिथमिक फंक्शन। l पहले है तो u किसको मानना पड़ेगा अपने को, इसे, और इसको क्या मानना पड़ेगा, v। वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन लोग, तो अपने पास में क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या कहता है लास्ट वाला, देखो u को एज इट इज रखो, u को एज इट इज मतलब log x को एज इट इज रखो। इंटीग्रेशन किसका करो, 1 और v का करो। 1 है v की वैल्यू तो 1 dx, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट d अपॉन dx। डिफरेंशिएशन करो किसका, u का, किसका, u का, log विद बेस e x। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करो किसका, v का, v की वैल्यू कितनी है 1, और ये क्या हो जाएगा dx। इसके बाद में पूरे के आगे क्या लगा दिया अपन ने, dx। ये अपना लास्ट वाला फॉर्मूला है। ओके, जल्दी से कर लेते हैं, log विद बेस e x dx, 1 इंटू एक्स dx का हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस log विद बेस e x को मल्टीप्लाई कर दो इस x से, नहीं, ये एक अलग फंक्शन है लोगरिथमिक फंक्शन, और ये एक अलग अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप इस x के साथ इस x को मल्टीप्लाई मत करना। माइनस का साइन लगाया आप लोगों ने, इंटीग्रेशन d अपॉन dx। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो अपन ने पढ़ रखा है, वो कितना होता है 1 अपॉन x। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे x कैंसिल आउट, बाहर क्या है dx, अंदर क्या बच गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सहूलियत से लिख देता हूँ, x log x माइनस का साइन, अंदर क्या बच गया 1 dx बचा है, कहने का मतलब सीधा सीधा dx का क्या होता है x। तो आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ log विद बेस e x dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x log x विद बेस e माइनस dx का क्या बन जाएगा x प्लस में c। तो ये अपने पास में आ गया इसका रिजल्ट। उम्मीद है आप लोगों ने इंटीग्रेशन को एंजॉय किया होगा। इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनमें मैं फिजिक्स के बच्चों के लिए और जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए अलग अलग जो प्रैक्टिस शीट्स हैं उनको डालूंगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग, जिन बच्चों की बायो है, जिनको केवल फिजिक्स के लिए तैयार करना है, वो फर्स्ट शीट को सोल्व कर लेना, बाकी बच्चे सेकंड शीट को सोल्व कर लेना। अगर आपको ऐसे लगा हो कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और आगे की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आप लोग देखना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो लेक्चर अपना बेसिक मैथमेटिक्स का बाकी है, ग्राफ, जियोमेट्री, इन सब के ऊपर, उसके ऊपर भी अपन लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये जो अपने वीडियो लेक्चर शूट किया है, इसमें जो भी डिटेल्स, जो भी चीज़ें थी, उनसे कुछ भी हेल्प मिली हो तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके जैसे कोई और पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन तक शेयर भी कर दीजिए, तुरंत पता चल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया। इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।